हेलो। हाँ भाई, क्या हुआ? क्या घर में आग लग गई? अरे भाई, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई? अरे जल्दी तो आ जाएंगे, लेकिन हीट तो बता दो। अच्छा अच्छा, वर्क डन ही बता दो। अरे भाई, गाली क्यों दे रहे हो? वर्क डन तो बताओ। अरे, हेलो हेलो। फोन रख दिया भाई। बताओ भाई, अब घर में आग लगी है भाई, मैंने तो पूछा है हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है, वर्क डन कितना है। नहीं बताना। मत बताओ यार, कह रहे जल्दी आ जाओ। चलो वो तो नहीं बता रहे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा भाई। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स यानी कि जिसमें हम बात करने वाले हैं हीट के बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में और वर्क डन के बारे में। और ये फोटो आप देख रहे होंगे, ये फोटो है पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिन शाह अफरीदी की। ये काफी फेमस हुई थी, ये काफी खुश हैं इसमें। और ऐसी ही चेहरे पे स्माइल आपके भी आती है जब आप थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का नाम सुनते हैं। जी हाँ, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, यानी कि इसमें गलतियां होने के चांसेस कम रहते हैं और आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं। हाँ, थोड़े फॉर्मूले आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, स्कोरिंग चैप्टर है, इसीलिए ये भी खुश हैं और आपके भी खुश होने का वक्त है। तो इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इजी चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, मिस्टेक्स के चांसेस कम हैं अगर आप फॉर्मूले सही से लगाते हो, कैलकुलेशन सही से करते हो तो। हाँ, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए भाई। केमिस्ट्री में भी फायदा है भाई, क्योंकि यही चैप्टर केमिस्ट्री में भी होता है। हालांकि केमिस्ट्री में थोड़ा सा ज्यादा वास्ट होता है, फिजिक्स में उतना वास्ट नहीं होता है। 1 से 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं इस चैप्टर से, ठीक है ना। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, तो 2 आ गए तो बेहतर है। लेकिन डबल फायदा, डबल धमाका है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी आता है भाई, ठीक है ना। इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए भाई, अब शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का पूरा लेखा जोखा हमारी इस क्लास में तनुज बंसल के साथ। नमस्कार। चलिए, थर्मोडायनेमिक्स है क्या? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद हीट and its relation with other forms of energy such as internal energy and work and etc. मतलब ये हीट का रिलेशन डिस्कस करती है एनर्जी की दूसरी फॉर्म्स के साथ, जैसे कि इंटरनल एनर्जी, वर्क भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है। क्लियर? ओके। थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसे कहते हैं? इट इज अ पर्टिकुलर रीजन इन स्पेस विच इज अंडर कंसिडरेशन एंड हुज स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर यानी कि पीवीटी। देखो भाई, ये वो जगह है जिसको आप कंसिडर करके उसके बारे में स्टडी करे हो। जैसे मेरे लिए ये कमरा, मैं अगर इस कमरे को स्टडी कर रहा हूं तो मेरे लिए ये कमरा क्या हो गया? सिस्टम हो गया। ये यहां पे मैंने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर गैस भरी, तो ये गैसियस सिस्टम हो गया जो कि अंडर कंसिडरेशन है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। एंड हुज स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। किसी भी समय पे इसकी स्टेट के बारे में बताना है, यानी कि इसके हालातों के बारे में बताना है, तो उसका मतलब कि उस टाइम पे हमें इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बताना पड़ेगा। सराउंडिंग्स क्या है? द सराउंडिंग्स कंटेन एवरीथिंग अदर देन द सिस्टम। सिस्टम के अलावा बाकी सब कुछ सराउंडिंग है। मैंने अपने जिस कमरे में मैं खड़ा हुआ हूं, उस कमरे को मैंने सिस्टम माना, तो मेरे लिए बाकी सब क्या है? सराउंडिंग। ठीक है जी। द सिस्टम एंड द सराउंडिंग टुगेदर मेक अप द यूनिवर्स। ये कमरा सिस्टम, बाकी सारी दुनिया सराउंडिंग। तो मेरा कमरा, सिस्टम और सराउंडिंग मिला के क्या बन गया? यूनिवर्स बन गया, ब्रह्मांड बन गया। टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ सिस्टम 3 टाइप के हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। पहले से लिखा हुआ है सब कुछ। ओपन सिस्टम क्या है? जिसमें एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी। मैटर मतलब मास, एनर्जी मतलब हीट। मैटर मतलब मास, एनर्जी मतलब हीट। जिसमें मास और हीट दोनों का एक्सचेंज हो। जैसे कि एक बीकर लिया आपने, बीकर में पानी भरा, उसमें लकड़ियां वकड़ियां जंगल से लेके आए, आग लगा दी। ठीक है जी। आपके पास स्टोव हो तो स्टोव का प्रयोग कर सकते हैं। आग लगा दी तो उससे क्या होगा? वाटर वेपर्स उड़ेंगे, बाहर की तरफ उड़ेंगे। ये ओपन सिस्टम है, क्योंकि वाटर वेपर्स के पास क्या है? मास, मैटर, वो भी बाहर जा रहा है, हीट भी बाहर जा रही है, वो हीट को भी बाहर लेके जा रहे हैं, यानी कि दोनों चीजें बाहर जा रही हैं। तो इसमें मास का भी एक्सचेंज हो रहा है और हीट का भी एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है। क्लोज सिस्टम,
क्लोज सिस्टम, इसको बंद कर दिया, अब इसी बीकर को मैंने बंद कर दिया, अब सिर्फ हीट का ट्रांसफर होगा, वेपर्स, वाटर वेपर्स बाहर नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। ऐसी इसके अराउंड जो बाउंड्री लगाई गई है जो हीट का एक्सचेंज करवा रही है, उस बाउंड्री का नाम होता है डायाथर्मिक बाउंड्री, जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रही है। अंदर सिस्टम है, बाहर सराउंडिंग है, सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली बाउंड्री डायाथर्मिक बाउंड्री है, जो कि हीट का एक्सचेंज करवा सकती है, लेकिन मैटर का एक्सचेंज इसमें नहीं होता क्योंकि चारों तरफ से बंद है, वाटर वेपर्स के पास बाहर जाने के लिए कोई जगह नहीं है। उसके बाद आता है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें ना तो एनर्जी का यानी कि हीट का एक्सचेंज भी नहीं होता और ना ही मैटर यानी कि मास का एक्सचेंज भी नहीं होता। इसमें जो बाउंड्री होती है वो एडियाबैटिक बाउंड्री होती है, एडियाबैटिक वॉल कह सकते हो या एडियाबैटिक बाउंड्री कह सकते हो, कि इसमें ना तो एनर्जी बाहर जाती है ना ही मास बाहर जाता है। जैसे आप पानी को एक थर्मोस वाली बोतल में भर दो, वो थर्मोस वाली बोतल होती है ना जो पानी को गर्म रखती है, गर्म पानी को भर दिया तो काफी देर तक पानी उसमें गर्म रहता है, ठीक है ना, हीट भी उसमें से बाहर नहीं जाती या जाती है तो बड़ी कम जाती है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं। चलिए जी, ये भी समझ में आ गया सर। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद आया था, ठीक है जी। अब इसको नाम फर्स्ट नहीं बोला क्योंकि फर्स्ट के बाद सेकंड नहीं बोल सकते थे, क्योंकि ये टेम्परेचर पे बेस्ड है। टेम्परेचर जो है थर्मोडायनेमिक्स की मेन प्रॉपर्टी है, इस वजह से इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बोल पाए, तो इसको जीरोथ बोल दिया। जैसे फोर्थ होता है, फिफ्थ होता है, वैसे ही जीरोथ। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि अगर दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में है तीसरी बॉडीज के साथ सेपरेटली, जैसे ए वाली जो बॉडी है अगर सी के साथ इक्विलिब्रियम में है और बी वाली बॉडी भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है सेपरेटली, then two bodies will also be in thermal equilibrium with each other। तब ये दोनों बॉडीज ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। यानी कि अगर ए सी का दोस्त है, बी भी सी का दोस्त है, तो ए और बी आपस में भी क्या हुए, दोस्त हुए। कहने का मतलब ये है। अब इसके बारे में और बात करते हैं, कुछ क्वांटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। क्वांटिटीज कौन सी सर? बात करते हैं। क्वांटिटी है हीट। हीट कौन सी एनर्जी है? हीट है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज, जो फ्लो करती है सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में, जो फ्लो करती है एनर्जी उसको हीट कहते हैं। इट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये क्यों फ्लो करती है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। कहां से कहां जाती है? इट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। N होता है नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा T होता है टेम्परेचर डिफरेंस। समझ गए? C क्या है इसमें? C होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस। जिस भी प्रोसेस के बारे में आप बात कर रहे हो उस प्रोसेस की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हम यहां पे लिखेंगे, ये C की वैल्यू Cp के बराबर होगी, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। जब मैं C को Cp लिखता हूं तो Cp का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर पे जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, और कांस्टेंट प्रेशर वाले प्रोसेस को कहते हैं आइसोबारिक। C इज इक्वल टू Cv होगा आइसोकोरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। C इज इक्वल्स टू Cp लिखोगे आइसोबारिक के लिए, C इज इक्वल्स टू Cv लिखोगे आइसोकोरिक के लिए। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है जी। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि C को बोला क्या क्या जा सकता है। और प्रोसेसेस भी होते हैं जिनमें C की कुछ ना कुछ और वैल्यू होती है, सिर्फ Cp Cv नहीं होते, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए भाई, अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का। आगे क्या है? इंटरनल एनर्जी। हीट के बाद इंटरनल एनर्जी, हीट के बाद इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है? देखो, हीट तो होती है जो सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम में जाती है। इंटरनल एनर्जी क्या है? जो एनर्जी कंटेन्ड विद इन द सिस्टम, जो एनर्जी फ्लो नहीं करती लेकिन सिस्टम के अंदर ही होती है। जैसे इस कमरे में कितनी एनर्जी है, कमरे में कितनी गर्मी है, वो इस कमरे की इंटरनल एनर्जी है। It is the sum of kinetic energy and potential energy. Kinetic energy due to molecular motion
एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। जैसे एक कमरा है, इस कमरे में गैस भरी हुई है, इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इधर उधर वाइब्रेट कर रहे होंगे, इधर उधर घूम रहे होंगे, मोशन कर रहे होंगे। तो इनके मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, और ये मॉलिक्यूल्स आपस में फोर्सेस भी लगा रहे होंगे, आपस में इंटरैक्ट भी कर रहे होंगे। तो आपस के इंटरैक्शन की वजह से इनके पास पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो यानी कि इंटरनल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? सिस्टम के अंदर की एनर्जी। किस वजह से होती है? पहला काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से, पोटेंशियल मॉलिक्यूल्स के आपस के इंटरेक्शन की वजह से। इंटरनल एनर्जी को यू से लिखा जाता है, ये यू के प्लस यूपी होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस में हम ऐसा मान के चलते हैं, फॉर आइडियल गैस पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो बिकॉज देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। आइडियल गैस में हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान के चलते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। हम सारे मॉलिक्यूल्स को इंडिपेंडेंट मान के चलते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रहा है, सब अपना अलग अलग हैं। तो ऐसे केस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। सिर्फ जो इंटरनल एनर्जी ऐसे केस में आएगी वो सिर्फ कौन सी बचेगी? काइनेटिक एनर्जी। यानी कि आइडियल गैस के केस में जो गैस की इंटरनल एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो किसके बराबर होती है? NCVT। NCVT, N number of moles, CV molar specific heat capacity at constant volume, and T is the temperature of the gas। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है। टेम्परेचर बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। ठीक है जी, टेम्परेचर बढ़ा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर घटा तो पोटेंशियल एनर्जी घटी। और U इज इक्वल्स टू NCVT एंड डेल्टा U इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। ठीक है ना, डेल्टा लिखोगे तो NCV डेल्टा T लिख दोगे, और U लिखोगे तो NCV T लिख दोगे। क्लियर? इसमें ध्यान रखना ये U का फॉर्मूला होता है, इसमें यहां पे CV आता है। ये कोई भी प्रोसेस हो ये यही रहेगा, कोई भी प्रोसेस हो इसका फॉर्मूला फिक्स रहेगा, इसके फॉर्मूले में CV आ रहा है। चाहे प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम वाला हो चाहे ना हो, डेल्टा U यही रहेगा, उसमें CV ही आएगा। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। ठीक है जी। वर्क डन, दो चीजें कर ली, हीट के बारे में बात कर ली और इंटरनल एनर्जी के बारे में बात कर ली। तीसरी चीज है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। P इज प्रेशर, dV इज चेंज इन वॉल्यूम। ये सिस्टम हमने कंसिडर किया है। इसमें क्या लगा रखा है हमने? पिस्टन लगा रखा है। ये पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है। ये इसके अंदर गैस भरी है, अगर गैस ने प्रेशर लगा के पिस्टन को ऊपर भेज दिया उसे कहते हैं एक्सपेंशन, कि गैस का एक्सपेंशन हो गया, उसे कहते हैं वर्क डन बाय द गैस। लेकिन अगर हमने बाहर से पिस्टन को दबाया और गैस को कंप्रेस कर दिया उसे कहेंगे वर्क डन ऑन द गैस। यानी कि अगर एक्सपेंशन होगा तो हम कहेंगे गैस ने वर्क किया, और अगर कंप्रेशन होगा तो हम कहेंगे गैस के ऊपर वर्क हुआ। और फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इंटू डीवी, क्योंकि जब पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो डीवी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाते हैं हम। कोई भी ग्राफ, मैंने रैंडम ग्राफ बना दिया है, इसके नीचे का जो भी एरिया होगा वो आपको वर्क डन देगा। ठीक है ना, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के नीचे का एरिया आपको क्या बताएगा? वर्क डन बताएगा। क्लियर? बढ़िया भाई। तो आई होप पूरा आपको क्लियर है। आपको तीनों चीजें, हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, पूरा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो थर्मोडायनेमिक्स के वेरिएबल्स होते हैं जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो भी हैं, तो इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, स्टेट वेरिएबल्स एंड पाथ वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि आपने पाथ कौन सा फॉलो किया, मतलब इनिशियल टेम्परेचर क्या था, फाइनल टेम्परेचर क्या है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने टेम्परेचर कैसे बढ़ाया,
टेम्परेचर कैसे घटाया, आपने कौन सा पाथ फॉलो किया, क्या आपने आइसोबारिक प्रोसेस किया, क्या आपने आइसोकोरिक प्रोसेस किया, इस बात पे डिपेंड नहीं करते। ऐसे फंक्शंस को या ऐसे वेरिएबल्स को स्टेट वेरिएबल्स बोला जाता है। कौन से होते हैं? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, मास, ये सारे स्टेट वेरिएबल्स हैं। द वेरिएबल्स विच डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, जिनकी वैल्यू पाथ फॉलोड पे डिपेंड करती है, यानी कि प्रोसेस पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आइसोबारिक प्रोसेस होगा तो उसके लिए अलग वैल्यू होगी, आइसोकोरिक प्रोसेस होगा उसके लिए अलग वैल्यू होगी। तो हीट एंड वर्क इसमें मेजर तौर पे आ जाते हैं। हीट ये भी पाथ डिपेंडेंट है, वर्क ये भी पाथ डिपेंडेंट है, इंटरनल एनर्जी पाथ डिपेंडेंट नहीं है, ये स्टेट फंक्शन है भाई, ठीक है ना। इससे पहले हमने तीन चीजें पढ़ी, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। तो उसमें से हीट एंड वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है, पाथ वेरिएबल्स हैं, और इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट वेरिएबल है। एंड प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास ये सब तो हैं ही। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स के जो वेरिएबल्स हैं उनको दो हिस्सों में और भी कैटेगराइज किया जा सकता है, मतलब कैटेगराइज करने का तरीका चेंज हो गया। मैं इनको कैटेगराइज करता हूं दो तरीकों से, ठीक है जी, दो वेरिएबल्स में, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल्स। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट पे डिपेंड करते हैं, और इंटेंसिव वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट पे डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे कि वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, मास, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, मैं याद रखने का टीबी स्पेशल तरीका, तनुज बंसल स्पेशल तरीका। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, मैं बचपन में इसको भूल जाता था तो मैंने ऐसे याद करा, आप भी इसको याद कर सकते हो, इंटेंसिव का आई और इंडिपेंडेंट का आई, तो इससे याद रहेगा कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करते। मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे एक कमरा मानो, ठीक है जी, उस कमरे का प्रेशर V P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, इंटरनल एनर्जी U, मास M, डेंसिटी ρ। मान लो कि कमरे को आधा कर दिया, दो आधे आधे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब जो चीज आधी हो जाएगी वो एक्सटेंसिव है, कि वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। जैसे मैंने कमरे को आधा कर दिया, तो क्या दोनों कमरों में मास आधा आधा पहुंच गया गैस का? यस, तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है भाई, मास। क्या वॉल्यूम आधा आधा हो गया? बिल्कुल हो गया, तो वॉल्यूम भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। क्या इंटरनल एनर्जी आधी हो गई? बिल्कुल, आधी इधर वाली गैस की, आधी इधर वाली गैस की। तो ये तीनों चीजें आधी आधी हो गई जब मैंने सिस्टम को आधा आधा किया। कौन सी क्वांटिटीज चेंज नहीं होंगी? प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। अगर आप कमरे को आधा कर दोगे तो ये क्वांटिटीज आधी आधी नहीं होंगी। आप ये नहीं कह सकते कि आधा प्रेशर इधर आधा प्रेशर इधर, ना। जैसे मान लो आपके घर में एक कमरा है, ठीक है जी, आपने उस कमरे में बीच में दीवार खड़ी कर दी। जब वो दीवार नहीं थी तो आपके घर में प्रेशर 1 ATM था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब आपने दीवार खड़ी कर दी उसके बाद भी आपके दोनों कमरों में प्रेशर 1 ATM ही रहेगा भाई। ऐसा नहीं है कि वो आधा आधा ATM हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। टेम्परेचर भी आधा आधा नहीं होगा। मतलब आप सपोज करो आपका एक कमरा है जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो अगर आपने उस कमरे के दो हिस्से कर दिए तो क्या 15-15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा? फिर तो लोग ठंड से मर जाएंगे, ठीक है ना। इसी कमरे का अगर मैं बीच में दीवार खींच के दो आधे आधे हिस्से कर दूं तो क्या टेम्परेचर भी आधा आधा हो जाएगा? क्या प्रेशर भी आधा आधा हो जाएगा? मैं जिंदा नहीं बचूंगा भाई फिर। तो प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी भी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम होती है बेटा। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो अगर आपने मास को आधा किया और वॉल्यूम को आधा किया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि 2 से 2 कट गया, तो डेंसिटी तो फिक्स रही, ठीक है ना। डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया। तो ये इंटेंसिव क्वांटिटीज हैं, ये एक्सटेंसिव क्वांटिटीज हैं, ध्यान में आपको रहना चाहिए। बिल्कुल रहेगा ध्यान में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्वासी स्टैटिक प्रोसेस या इक्विलिब्रियम प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब यह है कि आपको उस प्रोसेस को इतना स्लो करवाना है ताकि हर टाइम पे इक्विलिब्रियम रहे। ये पिस्टन है, इसको इतना धीरे धीरे मूव करवाना है ताकि हर टाइम पे इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस व्हिच प्रोसीड्स एक्सट्रीमली स्लोली।
such that at every stage, every instant of time, the pressure and temperature are same at all parts of the system. देखो क्या होता है, अगर आप प्रोसेस को तेज करवाते हो और स्लो करवाते हो, उससे फर्क क्या पड़ता है मैं आपको बताता हूं. अगर आप इस प्रोसेस को तेज करवा रहे हो, सपोज करो आपने पिस्टन को दबाया, एकदम से दबा दिया भाई पिस्टन को. सर हमने तो दबा दिया पिस्टन को. जब आपने एकदम से पिस्टन को दबाया तो भैया बी पे प्रेशर बढ़ गया, ठीक है ना, और थोड़ी देर बाद ये प्रेशर ए पे पहुंचेगा, तो ए पे भी प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना. आपने पिस्टन को दबाया, पिस्टन के पास कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट, तो सबसे पहले प्रेशर कहां पे बढ़ेगा, बी पॉइंट पे. तो अगर आप प्रोसेस को फास्ट करवा दोगे ना, तो ए पॉइंट पे प्रेशर को बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा. तो हमें प्रोसेस को इतना स्लो करवाना है कि अगर आपके पिस्टन के दबाने से बी पॉइंट पे प्रेशर बढ़ गया तो उतना ही प्रेशर ए पॉइंट पे भी बढ़ जाना चाहिए. अगर बी पॉइंट पे टेम्परेचर बढ़ गया तो उतना ही टेम्परेचर आपका ए पॉइंट पे भी बढ़ जाना चाहिए. यानी कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के दौरान अगर मैं ये कमरा अज्यूम करता हूं तो इस कमरे के कण कण का प्रेशर सेम होगा, कण कण का टेम्परेचर सेम होगा. मैं किसी एक पॉइंट का, इस कमरे के किसी एक पॉइंट का प्रेशर चेंज करूंगा, दूसरे का भी चेंज होगा. एक पॉइंट का टेम्परेचर चेंज करूंगा, दूसरे का भी चेंज होगा, मतलब सेम रहेगा. समझ रहे हो, जितना इसमें चेंज उतना ही इसमें चेंज, ये सेम रहेंगे. ये है, इतना धीरे धीरे करवाना है ताकि उनको चेंज होने का वक्त मिले, ताकि जितना चेंज इसमें आया उतना ही इसमें आ जाए. ऐसे प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहा जाता है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमारे सिलेबस में जो हम सारे प्रोसेसेस मान के चलेंगे वो इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस और क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस ही मान के चलेंगे, ठीक है जी. अब थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के बेसिस पे आगे के प्रोसेसेस को समझेंगे. पहला लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है. एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल क्या है कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. तो इसमें देखिए भाई, ये हमारे पास गैसियस सिस्टम है, पिस्टन लगा हुआ है, जंगल से लकड़ियां लेके आए, आग लगाई, इससे इस सिस्टम को हीट मिली. उस हीट में से कुछ हीट जो है वो यूज हो गई इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और कुछ एनर्जी की वजह से ये जो पिस्टन है ये ऊपर चला गया. देखो ये हीट का यूटिलाइजेशन, जो हमने हीट इसको दी, उस हीट का यूटिलाइजेशन दो तरीकों से हुआ. एक तो इस गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, और दूसरा ये पिस्टन भी ऊपर की तरफ मूव कर गया, यानी कि वर्क डन हुआ, ठीक है ना. तो ये हीट जो है वो दो हिस्सों में बट गई. इस हीट से इंटरनल एनर्जी में चेंज आया प्लस वर्क डन हुआ, इस हीट से इंटरनल एनर्जी में चेंज आया प्लस वर्क डन हुआ. हीट का फॉर्मूला क्या है, एनसी डेल्टा टी. सी की वैल्यू प्रोसेस पे डिपेंड करेगी कि कौन सा प्रोसेस है. डेल्टा यू का फॉर्मूला एनसीवी डेल्टा टी, ये फिक्स है हमेशा चाहे कोई भी प्रोसेस हो. वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन पीडीवी है. क्लियर हुआ. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हीट दी वो दो हिस्सों में बट गई. क्यू जो हीट दी है वो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू में चली गई. उसके बाद कुछ साइन कन्वेंशंस हैं, इन तीनों चीजों के साइन कन्वेंशंस. सबसे पहले, अगर सिस्टम ने हीट गेन करी है, हीट गेन्ड या एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, तो क्यू को पॉजिटिव लेना है. अगर सिस्टम ने हीट लूज करी है, रिजेक्ट करी है हीट, तो क्यू को नेगेटिव लेना है. वर्क डन बाय द सिस्टम यानी कि बाय द गैस, पिस्टन को ऊपर धकेला गया, गैस ने वर्क किया है, तो उस वर्क को पॉजिटिव लिया जाएगा. वर्क डन ऑन द गैस, बेचारी गैस पे अत्याचार हो रहा है, बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, गैस को दबाया जा रहा है, उस वर्क डन को नेगेटिव बोलना है. वर्क डन बाय द गैस मतलब वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क पॉजिटिव. कंप्रेशन हो रहा है, गैस को दबाया जा रहा है, तो वर्क नेगेटिव. एक्सपेंशन वर्क पॉजिटिव, कंप्रेशन वर्क नेगेटिव. वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क पॉजिटिव, वॉल्यूम घटेगा तो वर्क नेगेटिव, है ना. एक्सपेंशन यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, कंप्रेशन यानी कि वॉल्यूम घट रहा है. क्लियर, ओके. इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, अब डेल्टा यू क्या होता है जी, एनसीवी डेल्टा टी. तो डेल्टा यू का साइन सीधा सीधा डेल्टा टी पे डिपेंड करता है, ठीक है जी. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा
तो डेल्टा टी पॉजिटिव, तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव होगा। अगर टेम्परेचर घटेगा तो डेल्टा टी नेगेटिव, तो डेल्टा यू भी नेगेटिव होगा, यानी कि डिक्रीज होगी इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ने से डेल्टा यू पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। टेम्परेचर घटने से डेल्टा यू नेगेटिव, तो इंटरनल एनर्जी घटेगी। तो टेम्परेचर बढ़ने से गैस की एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटने से गैस की एनर्जी घट जाएगी। क्या तीनों के साइन कन्वेंशन समझ में आए? केमिस्ट्री में ये जो वर्क डन के साइन हैं ये उल्टे होते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसकी डेफिनेशन भी थोड़ी सी उल्टी होती है। तो बस इस बात का ध्यान रखना है, आंसर्स में फर्क नहीं आता केमिस्ट्री और फिजिक्स में, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क आता है। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं आता, चाहे आप केमिस्ट्री वाले तरीके से करो चाहे आप फिजिक्स वाले तरीके से करो। ओके, अब थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? पहला प्रोसेस है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है? आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्मल मींस टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहता है भाई। आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। P1 V1 P2 V2 के बराबर, मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, एक कम होगा दूसरा बढ़ेगा। P1 V1 P2 V2 के बराबर, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, एक कम होगा दूसरा बढ़ेगा। ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम का ऐसा बनेगा, इस ग्राफ का नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। जब भी ऐसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू समथिंग कुछ निकल के आता है, जैसे y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आ गया, तो उस टाइम पे जो ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। ये टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2, टेम्परेचर T3 पे अलग अलग 3 ग्राफ्स बनाए गए हैं, यानी कि इस पूरे ग्राफ पे, नीचे वाले पूरे ग्राफ पे टेम्परेचर कांस्टेंट T1 है, ये इस पूरे ग्राफ पे टेम्परेचर T2 है, इस पूरे ग्राफ पे टेम्परेचर T3 है। इन कर्व्स को आइसोथर्म्स बोला जाता है, और इसमें टेम्परेचर T3, T2, T1, T3 जो है वो T2 से ज्यादा है और T2 T1 से ज्यादा है। क्लियर? तो ये 3 अलग अलग टेम्परेचर्स पे मैंने आइसोथर्मल कर्व्स को बनाया है, जिनको आइसोथर्म्स बोलते हैं। ये कर्व को टेम्परेचर T1 पे, ये कर्व को T2 पे, और ये कर्व को T3 पे। चलिए जी, ये भी समझ में आ गया। मैं साइड में इसलिए हटता हूं हर पेज के बाद ताकि आप इसको नोट कर सको, पॉज करके वीडियो को आप नोट कर सकते हो। हालांकि नोट्स तो आपको ऐप पे मिल ही जाते हैं। चलिए जी, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए डेल्टा टी 0 है, और डेल्टा टी अगर 0 है तो डेल्टा यू भी 0 होगा, क्योंकि डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी होता है। तो अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा तो इस प्रोसेस के दौरान डेल्टा यू आपको 0 मिलेगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगाओ, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू 0, इसका मतलब Q और W बराबर है। Q और W की वैल्यू क्या होती है? ये फॉर्मूला होता है इनका 2.303 nRT log base 10 V2 by V1, 2.303 nRT log base 10 P1 by P2। अगर आप log base E यूज कर रहे हो तो फिर 2.303 लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप log base 10 यूज कर रहे हो तो आपको इसको लगाने की जरूरत है। V2 by V1 उसकी जगह P1 by P2 भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर इसमें V2 by V1 है तो इसमें P1 by P2 होगा, उल्टा होगा। ठीक है जी, क्योंकि P1 V1 P2 V2 के इक्वल है, उसी से ये सब आ जाता है। हीट, Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T होता है, तो C को लिख दिया Q by N डेल्टा T। इस प्रोसेस के दौरान डेल्टा T 0 आ गया तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई इनफाइनाइट। तो यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इनफाइनाइट होती है। मैंने आपको दो चीजें बता चुका हूं पहले, कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर पे Cp होती है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे Cv होती है। मैंने आपको बोला था कि भैया इसके अलावा भी और प्रोसेस के लिए भी इसकी वैल्यूज होती हैं। तो C की वैल्यू इन्फिनिटी होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए C की वैल्यू इन्फिनिटी आती है। उसके बाद इस ग्राफ की जो स्लोप होती है, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो स्लोप क्या होती है? dy by dx। तो इसमें प्रेशर वॉल्यूम है तो dp by dv।
तो वो उसकी वैल्यू आ रही है -p/v। स्लोप नेगेटिव है क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, आप देखो तो ऑब्ट्यूस एंगल है तो tan थीटा नेगेटिव होगा, तो इसलिए स्लोप भी नेगेटिव है और स्लोप की वैल्यू कितनी है, -p/v है। ठीक है जी। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, जिसको हम बल्क मॉडुलस कहते हैं, ठीक है ना। बल्क मॉडुलस का नाम यहाँ पे आइसोथर्मल इलास्टिसिटी बोला है क्योंकि जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल चल रहा है। बल्क मॉडुलस क्या होता है, चेंज इन प्रेशर अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ये dv/v फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे प्रेशर के बराबर आती है। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो बल्क मॉडुलस होता है वो प्रेशर के इक्वल आता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई हैं। कुल मिला के 6 चीजें हैं, डेल्टा यू, क्यू और डब्ल्यू 3 चीजें, चौथी चीज, पांचवी चीज, छठी चीज। 6 चीजें हैं, ध्यान से नोट कर लो। 6 चीजें हर प्रोसेस के लिए बताऊंगा, डेल्टा यू, क्यू और डब्ल्यू, सी इन्फिनाइट, स्लोप, इलास्टिसिटी। समझ गए, बढ़िया। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, जैसा कि मैंने एडियाबैटिक वॉल के केस में भी शुरू में आपको बताया था। इसमें पीवी कांस्टेंट नहीं होता, इसमें पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है ना। पीवी की पावर गामा या टीवी की पावर गामा -1 या प्रेशर की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसा भी आप लिख सकते हो। गामा की वैल्यू CP/CV होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। CP/CV ये तो सबको पता ही है। वैल्यू ऑफ गामा चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गैस। गैस कैसी है, मोनोटॉमिक है, डायाटॉमिक है, ट्रायाटॉमिक है, उसके हिसाब से गामा की वैल्यू चेंज हो जाती है। वो वैल्यूज क्या होती हैं, ये विषय है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे। CV की वैल्यू R/गामा -1 होती है और CP की वैल्यू गामा R/गामा -1 होती है। ठीक है जी। CP/CV का जब आप रेशो करोगे तो गामा के बराबर ही आ जाएगा। देख सकते हो, आप दोनों को डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो। इसमें भी ग्राफ P और V के बीच ऐसा ही बनता है जैसा आइसोथर्मल में बनता है। हालांकि स्लोप का फर्क होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन देखने में ग्राफ वैसा सा ही दिखाई देता है। ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद इस प्रोसेस में और क्या चीजें हैं, आइए। Q तो 0 है, तो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो W माइनस डेल्टा यू आ गया। डेल्टा यू की वैल्यू तो फिक्स है ऑल प्रोसेसेस के लिए, चाहे कोई भी हो, तो वर्क डन माइनस डेल्टा यू आ गया, यानी कि -NCV डेल्टा टी। CV की वैल्यू पुट कर दो R/गामा -1, माइनस को अंदर खपा दो, तो -NR डेल्टा टी बाई गामा -1 था, तो माइनस उड़ा के मैंने लिख दिया NR डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। अब NR डेल्टा टी को मैं लिख सकता हूं T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा, लिख सकते हैं। इसको मैं P2V2 माइनस P1V1 बाई 1 माइनस गामा भी लिख सकता हूं। भाई PV इज इक्वल्स टू NRT होता है। मेरे को एक बात बताओ, तो P1V1 इज इक्वल्स टू NRT1 और P2V2 इज इक्वल्स टू NRT2 लिखा जा सकता है। यानी कि यहां पे जब मैंने NRT2 माइनस T1 लिखा तो ये बन गया NRT2 माइनस NRT1, तो NRT2 को लिख दिया P2V2 और इसको लिख दिया P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा। ये हमारा वर्कडन का फॉर्मूला आ गया, और वर्कडन का फॉर्मूला और कुछ नहीं है, माइनस डेल्टा यू है। यानी कि जो भी आपका डेल्टा यू आए, अगर आपको डेल्टा यू पता है तो ये सब तामझाम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उस डेल्टा यू का नेगेटिव करो, सीधा वर्कडन। क्लियर, ओके जी। और क्या चीजें हैं इस प्रोसेस में, Q इज इक्वल्स टू NC डेल्टा टी, Q 0 होता है, इस वजह से C भी 0 होता है भाई। ठीक है ना, C की वैल्यू भी क्या आ जाती है, 0। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज 0। प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ बनता है मैंने आपको बताया वैसा सही बनता है, स्लोप नेगेटिव होती है, लेकिन स्लोप की वैल्यू -P/V नहीं होती, माइनस गामा P/V होती है। ठीक है ना, मोर स्लोप देन आइसोथर्मल्स। आइसोथर्मल की जो स्लोप है वो -P/V होती है, इसकी माइनस गामा P/V होती है, और इसकी एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, इसका बल्क मॉडुलस गामा इंटू प्रेशर होता है। उसका बल्क मॉडुलस होता है प्रेशर, इसका बल्क मॉडुलस होता है गामा इंटू प्रेशर। इसकी भी 6 चीजें कंप्लीट हो गई, जरा चेक करो। Q0 वर्कडन और माइनस डेल्टा यू बराबर डेल्टा यू का ये फॉर्मूला, वर्कडन का ये फॉर्मूला, 3 चीजें हो गई। चौथी चीज ये हो गई, पांचवी चीज ये हो गई, छठी चीज ये हो गई। सारी चीजें आपके सामने हैं, सब कुछ क्लियर है।
मैं एंड में आपको चार्ट भी बना दूंगा, ठीक है ना, चार्ट बना हुआ है वो भी दिखा दूंगा, जिसमें एक ही चार्ट में आपको सारी चीजें एक साथ दिखाई दे जाएंगी। ये चैप्टर्स या ये जो सीरीज है आपकी कंप्लीट चैप्टर वाली सीरीज, ठीक है ना, इसको मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए छोटा से छोटा रखूं लेक्चर को, क्योंकि उसका फायदा ये होता है कि जब आप एग्जाम टाइम में रखोगे या इस चीज को रिवाइज करोगे तो आप फटाफट सारी चीजें आपके दिमाग में से निकल जाएंगी, है ना। मतलब एक बार आप गो थ्रू कर लोगे, निकल जाने का मतलब ये नहीं है कि याद नहीं रहा, निकल जाने का मतलब ये है कि एक बार गो थ्रू आप उन चीजों को बड़ी फास्ट तरीके से कर लोगे। तो एक तरीके से आपके ये शॉर्ट नोट्स ही हैं, मतलब इन लेक्चर्स को अगर मैं माइंड मैप सीरीज की जगह, कंप्लीट चैप्टर सीरीज की जगह अगर शॉर्ट नोट सीरीज बोलूं तो वो भी कुछ गलत नहीं होगा। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो V इज इक्वल टू एनआर बाई पी इंटू टी। अब प्रेशर तो कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो V2 बाई V1 T2 बाई T1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा टेम्परेचर घटेगा। प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा विद अ स्लोप जीरो, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो इसकी स्लोप जीरो आएगी, कोई एंगल नहीं है, वो लिखा भी हुआ है मैंने आगे। वर्क डन पीडीवी होता है, इंटीग्रेशन पीडीवी। कांस्टेंट प्रेशर वाले प्रोसेस में पी को बाहर लिख सकते हो, बाकी किसी प्रोसेस में पी को बाहर नहीं लिख सकते, देखो मैंने पी को बाहर लिखा। और डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे अपने आप डेल्टा वी बन जाएगा, तो वर्क डन इसमें पी डेल्टा वी होता है। देखो इंटीग्रेशन पी डीवी और पी डेल्टा वी में फर्क है भाई, बाकी कोई भी प्रोसेस होगा उसके लिए मैं इंटीग्रेशन पी डीवी को पी डेल्टा वी नहीं लिख पाऊंगा। इसमें क्यों लिख पा रहा हूं, क्योंकि मैं प्रेशर को बाहर लिख पा रहा हूं इंटीग्रेशन के, तो इंटीग्रेशन डीवी जो है वो डेल्टा वी बन गया और पी डेल्टा वी एन आर डेल्टा टी बन गया भाई, ठीक है जी। और डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी है और क्यू की वैल्यू एन सी पी डेल्टा टी है, ठीक है जी। इसमें वर्क डन एन आर डेल्टा टी आ गया, डेल्टा यू की वैल्यू वो तो सबके लिए फिक्स है, इसमें Q की वैल्यू एन सी पी डेल्टा टी है, क्योंकि इसमें Q की वैल्यू क्या होती है एन सी डेल्टा टी, इसमें C की वैल्यू क्या है सीपी, C की वैल्यू क्या है सीपी है, स्लोप जीरो है, बल्क मॉडुलस भी जीरो है। सीपी माइनस सीवी आर होता है, ये मेयर्स फॉर्मूला है, मेयर अंकल ने बताया था, इन्होंने भी थर्मोडायनेमिक्स पे काफी स्टडी करी थी, ठीक है ना। और ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पे बता दी हैं। सबसे पहले प्रेशर कांस्टेंट, 6 चीजें अब बताने का वक्त, वर्क डन, डेल्टा यू, क्यू, सी, स्लोप, बल्क मॉडुलस, 6 चीजें आपके सामने। ये होता है 6, ये नहीं होता 6, ये होता है 6। अगला आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक या आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आप देख पा रहे हो, तो P इज इक्वल टू एन आर बाई वी इंटू टी। अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट है इस केस में, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा टेम्परेचर घटेगा, तो P2 बाई P1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ इसका ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन सीधी ऐसी, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है जी। प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन पी डीवी, डीवी जीरो है क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, तो वर्क डन भी जीरो है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं होता, पिस्टन ऊपर नीचे जाता ही नहीं है, तो वर्क डन जीरो होता है। वर्क डन तभी होगा जब कंप्रेशन या एक्सपेंशन होगा, यानी कि पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा, इस केस में नहीं जाएगा, तो इस केस में क्या है, वर्क डन जीरो है और Q और डेल्टा U बराबर है, ठीक है जी। और डेल्टा U का फॉर्मूला एनसीवी डेल्टा टी, तो Q का फॉर्मूला भी एनसीवी डेल्टा टी, इसीलिए C की वैल्यू CV के बराबर है, क्योंकि Q का फॉर्मूला क्या होता है एनसी डेल्टा टी, तो C यहां पे किसके बराबर है, CV के बराबर है। स्लोप कितनी है, इन्फिनिटी, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है और tan 90 इन्फिनिटी होता है, और बल्क मॉडुलस भी इन्फिनिटी है, ठीक है जी। तो 6 चीजें, W, Q और डेल्टा U सेम, 3 चीजें हो गई, C CV, स्लोप इन्फिनिटी, बल्क मॉडुलस इन्फिनिटी, खत्म बात। तो ये सारे प्रोसेसेस को मैंने यहां पे लिख रखा है, आपके लिए चार्ट बना रखा है सारे प्रोसेसेस का, और ये 6 की 6 चीजों को मैंने यहां पे लिखा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। देखो डेल्टा U का जो फॉर्मूला है सारे प्रोसेसेस में एनसीवी डेल्टा टी होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो होता है, इसलिए डेल्टा यू जीरो लिखा है, बाकी सब में एनसीवी डेल्टा टी एनसीवी डेल्टा टी एनसीवी डेल्टा टी, चाहे कोई भी प्रोसेस।
इसमें भी होता तो एनसीवी डेल्टा टी ही है, लेकिन डेल्टा टी 0 है। इसमें वर्क डन का फॉर्मूला 2.303 एनआरटी लॉग बेस 10 V2 बाई V1 या P1 बाई P2। ठीक है जी। इसमें वर्क डन का फॉर्मूला एनआर डेल्टा टी बाई 1 माइनस गामा एडियाबैटिक में, या P2 V2 माइनस P1 V1 बाई 1 माइनस गामा। इसमें वर्क डन का फॉर्मूला एनआर डेल्टा टी, इसमें वर्क डन 0। क्यू, इसमें क्यू जो है वो वर्क डन के बराबर होता है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वही वर्क डन क्यू का फॉर्मूला है। इसके लिए क्यू 0 है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए एनसीपी डेल्टा टी, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए एनसीवी डेल्टा टी। ठीक है ना, मतलब डेल्टा यू और डेल्टा क्यू बराबर है, डेल्टा यू और क्यू बराबर है। कौन से प्रोसेस के लिए? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। इसमें सी की वैल्यू इंफिनिटी होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस में सी की वैल्यू इंफिनिटी, सी की वैल्यू 0 एडियाबैटिक प्रोसेस में, सी की वैल्यू सीपी आइसोबारिक प्रोसेस में, सी की वैल्यू सीवी आइसोकोरिक प्रोसेस में। स्लोप आइसोथर्मल प्रोसेस में माइनस पी बाई वी, एडियाबैटिक में माइनस गामा पी बाई वी, इसमें 0, आइसोबारिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में इंफिनिटी। बल्क मॉडुलस यानी कि इलास्टिसिटी की वैल्यू, इसमें प्रेशर के बराबर, इसमें गामा प्रेशर के बराबर, इसमें 0, इसमें इंफिनिटी। याद रहेगा, ये चार्ट अगर ध्यान में रह गया तो फिर तो बल्ले बल्ले है भाई, बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। ओ हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, नचक 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 नचा। इधर देखो, अब बात कर रहे हैं हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कुछ भी हो सकता है भाई, ये इन चारों में से भी कोई हो सकता है इन चारों में से कोई भी लॉ को वो फॉलो ना करता हो। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को लिखते हैं पीवी रेज टू पावर अल्फा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस को पीवी रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखते हैं, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को पीवी रेज टू पावर अल्फा कांस्टेंट लिखते हैं। डेल्टा यू का फॉर्मूला सारे प्रोसेसेस के लिए वही है, आइडियल गैस के लिए यही बनेगा। वर्क डन का फॉर्मूला, अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस को याद करो, क्या आता है? एनआर डेल्टा टी बाई 1 माइनस गामा। तो यहां पे बस 1 माइनस गामा की जगह 1 माइनस अल्फा है, बस। यहां पे क्या था? P2 V2 माइनस P1 V1 बाई 1 माइनस गामा, तो यहां पे गामा की जगह अल्फा है, बस। Q का फॉर्मूला NC डेल्टा टी, C की वैल्यू ये रही, इसमें C की वैल्यू ये होती है CV प्लस R बाय 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है अल्फा की वैल्यू, 0 से लेके इंफिनिटी तक एनीथिंग कैन बी द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है ना, नेगेटिव में भी हो सकता। तो इसमें पीवी रेज टू पावर अल्फा कांस्टेंट, डेल्टा यू ये आ गया, वर्क डन ये आ गया, क्यू ये आ गया, सी की वैल्यू ये रही, ध्यान में रहेगा, बढ़िया। ठीक है जी। अब अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर लेना, आइसोथर्मल प्रोसेस है अल्फा की वैल्यू 1, एडियाबैटिक प्रोसेस है अल्फा की वैल्यू गामा, गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है हमेशा। ठीक है ना, इसके बारे में, गामा के बारे में डिटेल में बात किस में होगी? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। और अल्फा की वैल्यू इन्फिनिटी होती है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। तो आइसोबारिक के लिए 0, आइसोथर्मल के लिए 1, एडियाबैटिक के लिए 1 से ज्यादा यानी कि गामा, और इन्फिनिटी पहुंच जाती है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। ये मैंने 2 ग्राफ्स बनाए हैं, एक ग्राफ है एक्सपेंशन का और एक ग्राफ है कंप्रेशन का। एक ग्राफ के अंदर मैं वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूं और एक ग्राफ के अंदर मैं वॉल्यूम को कम कर रहा हूं। मान लीजिए आपकी इनिशियल स्टेट ये है, ठीक है जी, मान लेते हैं कि हमारी इनिशियल स्टेट ये है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 0, ये है आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट। अल्फा इज इक्वल्स टू 1, ये है आइसोथर्मल प्रोसेस। उससे नीचे ऐसी ही कर्व एडियाबैटिक की, अल्फा गामा के बराबर, और ये अल्फा इंफिनिटी आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक। कंप्रेशन, ये सारे वॉल्यूम बढ़ते की तरफ जा रहे हैं, इन सब का एरो इधर आएगा। ठीक है ना। अब आइसोकोरिक को छोड़ दो, आइसोकोरिक में तो वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहता है, बाकी सब में देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। इन प्रोसेसेस में एरो इधर की तरफ आएगा, वॉल्यूम घट रहा है। अल्फा इज इक्वल्स टू 0 सबसे नीचे पहुंच जाता है इसमें, आइसोबारिक प्रोसेस।
फिर उसके बाद ऊपर उठता है अल्फा इज इक्वल्स टू 1 आइसोथर्मल प्रोसेस, अल्फा इज इक्वल्स टू गामा एडियाबैटिक प्रोसेस, एंड अल्फा टेंडिंग टू इन्फिनिटी आइसोकोरिक प्रोसेस। एक्सपेंशन और कंप्रेशन में ये बात का ध्यान रखिएगा कि एक्सपेंशन के दौरान सबसे ऊपर ग्राफ होता है आइसोबारिक का, फिर आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड आइसोकोरिक। बस अल्फा की वैल्यू बढ़ाते चले जाओ, ग्राफ को नीचे लाते चले जाओ। अल्फा 0 1 गामा इन्फिनिटी, 0 1 गामा इन्फिनिटी, समझ रहे हो? गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसलिए 0 पहले आया, फिर 1 आया, फिर गामा आया, फिर इन्फिनिटी आया। इसमें उल्टा करना है, इसमें 0 पहले इधर नीचे, नीचे से शुरू करो, 0 के बाद 1, फिर गामा, फिर इन्फिनिटी, 0 1 गामा इन्फिनिटी, 0 1 गामा इन्फिनिटी। अच्छा जी, अब बात आ रही है वर्क डन की। अगर आप सारे प्रोसेसेस में सेम फाइनल वॉल्यूम तक लेके जा रहे हो, मैं वॉल्यूम सब में फिक्स कर देता हूं कि इस पॉइंट से आप सारे प्रोसेसेस में सेम फाइनल वॉल्यूम तक जा रहे हो, आइसोकोरिक को छोड़ के। आइसोकोरिक में तो वॉल्यूम चेंज होता ही नहीं। तो वर्क डन किस में ज्यादा होगा? जिसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होगा। मैंने आपको बताया पीवी ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको वर्क डन बताता है। सबसे ज्यादा एरिया आइसोबारिक प्रोसेस के नीचे आएगा, तो वर्क डन आई डॉट बी, ठीक है ना, आई डॉट बी आइसोबारिक। उसके नीचे आइसोथर्मल, इसके नीचे कुछ एरिया आएगा। उससे भी कम एरिया आएगा एडियाबैटिक प्रोसेस के नीचे, और इसके नीचे कोई एरिया नहीं। इसका वर्क डन तो जीरो ही है। आइसोकोरिक, आईसी आइसोकोरिक, आईबी आइसोबारिक, आईटी आइसोथर्मल, एडीआई एडियाबैटिक, आईसी मतलब आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का वर्क डन तो जीरो ही है, तो इस केस में सबसे ज्यादा वर्क डन जो सबसे ऊपर ग्राफ है उसका सबसे ज्यादा वर्क डन, आइसोबारिक का, फिर आइसोथर्मल का, फिर एडियाबैटिक का, फिर आइसोकोरिक का। इसमें उल्टा है, आइसोकोरिक को छोड़ दो, बाकी तीनों को देखो, ठीक है ना। आइसोकोरिक को छोड़ दो, उसका वर्क डन जीरो है, बाकी तीनों को देखो भाई, ठीक है ना। तो अल्फा 0 सबसे नीचे ग्राफ है आइसोबारिक का, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक, तो सबसे ज्यादा वर्क डन एडियाबैटिक का, फिर आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, फिर आइसोबारिक, और एंड में आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का तो जीरो ही है, ठीक है जी। तो इसमें भी सेम फाइनल वॉल्यूम तक लेके गए, और इसमें भी हम सेम फाइनल वॉल्यूम तक ही इनको लेके जाएंगे, इस बात की शर्त जरूर लगाई जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि कंपैरिजन होगा तो कंपैरिजन वर्क डन का उसी केस में होगा जब आप उनको सेम फाइनल वॉल्यूम तक लेके जा रहे हो एक्सपेंड करके, और सेम फाइनल वॉल्यूम तक लेके जा रहे हो कंप्रेस करके। ध्यान रहेगा, बढ़िया भाई। तो ये ग्राफ्स मैंने आप लोगों की सहायता के लिए बनाए हैं, और आप लोगों की समझ के लिए बनाए हैं, समझने के लिए बनाए हैं। उसके बाद आ जाएंगे साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस जो वापस अपनी उसी स्टेट पे वापस आ जाते हैं, जैसे आप 1 से 2 गए, 2 से 1 वापस आ गए। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होता है, क्योंकि आप जिस स्टेट पे चलते हो उसी स्टेट पे वापस आ जाते हो। तो मान लो आप 1 से चले तो 1 पे ही वापस आ गए, तो टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं। इंटरनल एनर्जी वैसे भी स्टेट फंक्शन होती है, तो अगर आप वापस उसी स्टेट पे वापस आ गए तो डेल्टा यू जीरो। तो साइक्लिक कोई भी प्रोसेस होगा तो उसका डेल्टा यू जीरो मिलेगा आपको। Q इज इक्वल टू डब्ल्यू मिल जाएगा, क्योंकि Q होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू जीरो है तो Q और W बराबर होंगे। इसमें Q होती है नेट हीट, मतलब कुछ हीट अब्जॉर्ब हुई होगी साइक्लिक प्रोसेस में, कुछ रिजेक्ट हुई होगी, तो ये जो होती है नेट हीट होती है जो वर्क डन के बराबर होती है। तो साइक्लिक प्रोसेस में ध्यान रखें डेल्टा यू जीरो और Q और वर्क डन बराबर होंगे, लेकिन Q कौन सा? नेट हीट। एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइक्लिक कर्व गिव्स अस द वर्क डन। देखो अगर साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, कोई दूसरा प्रोसेस है, तो उसके जो नीचे का एरिया होता है वो वर्क डन आपको बताता है। लेकिन अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस में एरिया नीचे का नहीं, जो उस कर्व ने एनक्लोज किया है, जो उस कर्व के अंदर का एरिया है, वो आपको वर्क डन बताएगा। अगर क्लॉकवाइज प्रोसेस होगा, पीवी ग्राफ है, प्रेशर वाई एक्सिस में, वॉल्यूम एक्स एक्सिस में, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज है तो वर्क पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क नेगेटिव। बस ध्यान ये रखना कि प्रेशर वाई एक्सिस में, वॉल्यूम एक्स एक्सिस में होना चाहिए। क्लियर? बढ़िया। अब आगे साइक्लिक प्रोसेसेस को ही जारी रखेंगे और बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की 2 स्टेटमेंट्स हमारे सिलेबस में है। 2 स्टेटमेंट्स अलग अलग साइंटिस्ट ने दी थी। पहली स्टेटमेंट दी थी केल्विन और प्लैंक ने मिलके। तो केल्विन प्लैंक ने क्या बोला था? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच अब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम द रेजरवायर यानी कि सोर्स एंड कन्वर्ट्स 100% ऑफ हीट इनटू वर्क।
केल्विन प्लैंक ने बोला, हाँ गाल दुखने लग गए सर। हाँ अरे भी देखते देखते आंखें दुखने लग गई सर, गाल बहुत दुख रहे हैं भाई, सुबह से बोल रहा हूँ। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने यह बोला था कि भैया कि ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो सारी की सारी हीट सोर्स से लेके उसको पूरा वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। तो पूरा की पूरी हीट लेके वर्क डन में कन्वर्ट करना कह रहे हैं पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ हीट लॉस तो होगा। और ये हीट इंजन के प्रिंसिपल में आपको पता चलेगा। हीट इंजन के प्रिंसिपल में देखो, एक सोर्स है, रेजर्वायर बोल सकते हैं, ये सोर्स टेम्परेचर T1 पे है, इधर सिंक है टेम्परेचर T2 पे। सोर्स वो होता है जहां से हीट लेनी है, सिंक वो होता है जहां पे हीट फेंकनी है। तो सोर्स से हमने हीट ली Q1, उस हीट की मदद से कुछ किया वर्किंग सब्सटेंस ने। हीट इंजन के केस में जो वर्किंग सब्सटेंस होगा वो डिपेंड करता है कि इंजन कौन सा है। जैसे पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल इंजन में पेट्रोल प्लस जो ऑक्सीजन वगैरह होगी वो एज अ वर्किंग सब्सटेंस काम करता है। डीजल इंजन में डीजल होगा जो वर्किंग सब्सटेंस होगा, मतलब अलग अलग इंजन में अलग अलग वर्किंग सब्सटेंस होगा। तो Q1 हीट ली, उसमें से कुछ वर्क किया, बाकी हीट सिंक को भेज दी। सिंक टेम्परेचर T2 पे है। Q1 हीट एब्जॉर्ब करी, Q2 हीट रिजेक्ट कर दी, कुछ वर्क डन कर दिया। T1 टेम्परेचर T2 से ज्यादा है, सोर्स टेम्परेचर सिंक से ज्यादा है। भाई जिससे हीट लेनी है वो टेम्परेचर ज्यादा, जिसको हीट देनी है वो टेम्परेचर कम। सोर्स और सिंक दोनों की इनफाइनाइट हीट कैपेसिटीज हैं, मतलब इनके टेम्परेचर चेंज नहीं होते, इनकी हीट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता इन्फिनिटी है। ठीक है ना, तो इनके टेम्परेचर फिक्स हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर वाला प्रोसेस पढ़ा था ना हमने, कौन सा? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या आई थी? इनफाइनाइट। तो जहां पे भी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी लिखी हो उसका मतलब है कि वहां का टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर मैं बोल रहा हूं सोर्स की कैपेसिटी इनफाइनाइट है मतलब टेम्परेचर फिक्स है, सिंक की कैपेसिटी इनफाइनाइट है मतलब टेम्परेचर फिक्स है। साइक्लिक प्रोसेस है, अब इंजन है बार बार चलेगा, एक बार थोड़ी चलेगा, तो बार बार चलेगा, साइक्लिक प्रोसेस होगा, डेल्टा यू 0 होगा। अच्छा जी, अब आ जाओ, Q1 हीट ली, उसमें से कुछ वर्क किया, कुछ सिंक को भेज दिया। तो Q1 का यूज दो जगह हो गया, डेल्टा यू का कोई किस्सा नहीं। Q1 जो है वो दो तरीके से यूज हुई, कुछ वर्क किया, कुछ हीट आगे भेज दी, कुछ वर्क किया, कुछ हीट आगे भेज दी। तो वर्क की वैल्यू क्या आ गई? Q1 माइनस Q2। एफिशिएंसी जो किसी भी हीट इंजन की होती है वो वर्क अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड होती है। आप कितना वर्क कर रहे हो और आपके ने उसके लिए कितनी हीट एब्जॉर्ब करी है, तो वर्क अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड। तो वर्क जब आप Q1 माइनस Q2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1। Q2 क्या है? हीट रिजेक्टेड। Q1 क्या है? हीट एब्जॉर्ब्ड। तो 1 माइनस हीट रिजेक्टेड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड। हियर ध्यान देना, Q2 कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यही केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट है। केल्विन प्लैंक ने यही कहा था कि इस हीट इंजन में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जितनी हीट ली वो वर्क डन के बराबर हो जाए। मतलब केल्विन प्लैंक के हिसाब से Q1 और वर्क डन बराबर नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ हीट सिंक में जाएगी ही, कुछ ना कुछ हीट जो है वो वेस्ट होगी ही होगी, कुछ ना कुछ हीट आपको रिजेक्ट करनी ही पड़ेगी। तो Q2 कभी भी जीरो नहीं आएगा। अगर Q2 जीरो नहीं आएगा तो 1 में से कुछ माइनस होता रहेगा, 1 माइनस Q2 बाई Q1। अगर Q2 जीरो होता सपोज करो तो एफिशिएंसी 1 आ जाती है ना, ये एफिशिएंसी है भाई। अगर Q2 0 होता तो एफिशिएंसी 1 आ जाती, लेकिन Q2 0 नहीं है, इसका मतलब एफिशिएंसी 1 से कम रहेगी। अगर एफिशिएंसी परसेंटेज की बात करोगे तो इनटू 100 करना है आपको, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो एफिशिएंसी 1 से कम होगी। और एफिशिएंसी परसेंटेज की बात करें तो वो 100 से कम होगी। मतलब 100% एफिशिएंट हीट इंजन बनाना पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट होगी। ये स्टेटमेंट का रीजन ये रहा, ये स्टेटमेंट का रीजन ये रहा। समझ गए? बढ़िया। उसके बाद आया क्लॉसियस। क्लॉसियस स्टेटमेंट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही क्लॉसियस ने कैसे एक्सप्लेन किया? उन्होंने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट हायर टेम्परेचर विदाउट बीइंग एडेड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। देखो क्लॉसियस ने सिंपल सी बात बोली थी, यार हीट ना हाई टेम्परेचर से लो की तरफ जाती है, लो से हाई नहीं जाती।
तो किसी ने कहा कि अगर लो से हाई भेजनी हो तो हम लो से हाई भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। हीट इंजन में क्या होता था, हमें वर्क मिलता था, हमें हीट मिलती थी, उससे वर्क मिलता था और बाकी हीट रिजेक्ट कर देते थे। इसमें हमें खुद वर्क करना पड़ेगा। इसमें देखो सिंक है, रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल समझा रहा हूं। जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर्स होते हैं तो उनका मेन प्रिंसिपल क्या है, कोई रेफ्रिजरेटर की डायग्राम नहीं बना रहा मैं, ये एक तरीके से ब्लॉक डायग्राम है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। सिंक से हीट ली, सिंक कम टेम्परेचर पे है T2, ठीक है ना, तो उससे हीट ली, कुछ वर्क किया, इसमें वर्क मिला नहीं, वर्क किया वर्किंग सब्सटेंस ने, और Q1 हीट सोर्स की तरफ भेज दी, और Q1 हीट सोर्स की तरफ भेज दी। T1 T2 से ज्यादा है, Q2 हीट टेकन फ्रॉम सिंक एंड Q1 हीट गिवन टू सोर्स। सोर्स को कितनी हीट दी, Q1, Q2 हीट कहां से ली, सिंक से। तो इसमें हमें वर्क करना पड़ा, वर्किंग सब्सटेंस का वर्क हुआ है, ठीक है ना। तो Q2 में W ऐड करेंगे तो Q1 बनेगा। W का फॉर्मूला अभी भी वही है, Q1 माइनस Q2, वो नहीं चेंज हुआ भाई, ठीक है ना, वो चेंज नहीं हुआ। रेफ्रिजरेटर के केस में एफिशिएंसी डिफाइन नहीं होती, रेफ्रिजरेटर के केस में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन होती है, जिसको हम बीटा से लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में COP। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है Q2 बाई W, सिंक से कितनी हीट ली और उसके लिए वर्क आपको कितना करना पड़ा, सिंक से कितनी हीट ली उसके लिए वर्क कितना आपको करना पड़ा। एफिशिएंसी में क्या था, वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब, W बाय Q1 था। इसमें क्या है, Q2 बाय W है, W की वैल्यू ये रही। बीटा और ईटा के बीच में रिलेशन, ये ईटा होता है और ये बीटा होता है, ठीक है ना, दोनों के फॉर्मूले आपको पता चल गए। बीटा और ईटा के बीच में ये रिलेशन होता है, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा बाय ईटा, ठीक है जी। तो बीटा के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये 1 से कम होगा या कुछ होगा, ये 1 से ज्यादा भी आ जाता है, ठीक है जी। तो इस बात का ध्यान रखें, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में उल्टा है, हीट मिली, कुछ वर्क किया, बाकी हीट आगे भेज दी। इसमें क्या है, हीट ली सिंक से, मतलब ये लोअर टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर से हीट हायर की तरफ भेज रहे हैं, लोअर से हायर की तरफ, लोअर से हायर की तरफ भेज रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। इसमें क्या था, हाई से लो भेज रहे थे, सोर्स से सिंक की तरफ। इसमें क्या है, सिंक से सोर्स की तरफ, लो से हाई भेज रहे हैं। तो हमें वर्क विदाउट बीइंग एडेड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी, किसी एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क करना पड़ेगा। तो उसने वर्क किया तो Q2 में W ऐड हुआ तो Q1 बना जाके। क्लियर, यस सर। हीट इंजन में से ही सबसे एफिशिएंट इंजन है कार्नोट हीट इंजन, और ये साइकिल पे बेस्ड है, कार्नोट साइकिल के। आइडियल हीट इंजन है, सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, ये 4 प्रोसेसेस के थ्रू गुजरता है। AB और CD प्रोसेसेस जो इसमें आपको दिख रहे हैं, ये दोनों आइसोथर्मल प्रोसेसेस होते हैं। AB आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, CD आइसोथर्मल कंप्रेशन है। AB में वॉल्यूम बढ़ रहा है, CD में वॉल्यूम घट रहा है। BC और DA एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन है, BC में वॉल्यूम बढ़ रहा है, DA में वॉल्यूम घट रहा है। ये 4 प्रोसेसेस आइडियल प्रोसेसेस हैं इस कार्नोट हीट इंजन के। इससे जो एफिशिएंसी निकल करके आती है, देखो इसमें ध्यान देना, Q2 बाय Q1 की वैल्यू T2 बाय T1 के इक्वल आ जाती है इस हीट इंजन के लिए। देखो हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस Q2 बाय Q1। Q2 क्या है, हीट रिजेक्टेड, Q1 क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना। तो ही इस वाले हीट इंजन के लिए, कार्नोट हीट इंजन के लिए Q2 बाय Q1 की वैल्यू T2 बाय T1 के इक्वल आती है, और एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, एफिशिएंसी मैक्सिमम 1 माइनस T2 बाय T1। 1 माइनस Q2 बाय Q1 की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस T2 बाय T1 फॉर एनी हीट इंजन जो टेम्परेचर रेंज T1 और T2 के बीच में काम कर रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, सोर्स का टेम्परेचर T1 है, सिंक का टेम्परेचर T2 है। T1 और T2 की रेंज, जब टेम्परेचर T1 T2 फिक्स कर दिए, T1 और T2 रेंज के बीच में काम करने वाले सारे हीट इंजन्स में से सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाला कार्नोट हीट इंजन निकल करके आएगा। तो किसी भी और हीट इंजन की एफिशिएंसी, कार्नोट की हीट एफिशिएंसी जो मैक्सिमम है उससे कम या उसके बराबर हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट हीट इंजन से ज्यादा नहीं हो सकती। कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम है,
यो एफिशिएंसी इसके ज्यादा नहीं हो सकती, बराबर हो सकती है या कम होगी। तो 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन या तो 1 माइनस टी टू बाई टी वन के बराबर होगा या उससे कम होगा। और कार्नोट के लिए ये टी टू बाई टी वन के बराबर होगा। ठीक है जी, सिर्फ कार्नोट हीट इंजन के लिए आप Q2 बाय Q1 को T2 बाय T1 के बराबर लिख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ कार्नोट हीट इंजन के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। चैप्टर समाप्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस लेक्चर को देखने के लिए। अगले लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को लेके, और इसी तरीके से बहुत ही थोड़े समय में उस चैप्टर को भी हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये रिवीजन के लिए है, शॉर्ट नोट्स के लिए है, आपको माइंड मैप बनाने के लिए है, दिमाग में एक तरीके से फोल्डर के तरीके से चीजों को अरेंज करने के लिए ये सारे कंसेप्ट आपको सिखाए जा रहे हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर फोल्डर बने होते हैं, ठीक है ना, म्यूजिक वाले फोल्डर में म्यूजिक, जो है मूवीज वाले फोल्डर में मूवीज होती हैं। उसी तरीके से जब आपको दिमाग के अंदर हर चैप्टर ना फोल्डर में अरेंज करना होता है, तो दिमाग के अंदर भी ऐसे फोल्डर्स बनाने होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स वाला फोल्डर अलग, फ्लूइड मैकेनिक्स वाला फोल्डर अलग। तो जब जिसकी जरूरत होगी उस फोल्डर से वो चीज निकाल लो। समझ पा रहे हो? जैसे कंप्यूटर में से निकालते हो, कंप्यूटर में भी अगर आप मूवीज वाले फोल्डर में सॉन्ग घुसा दोगे, सॉन्ग वाले फोल्डर में डॉक्यूमेंट्स घुसा दोगे, तो दिक्कत होगी ढूंढने में। उसी तरीके से दिमाग में भी सारी चीजें हैफाजर्ड वे में अरेंज होती हैं, फोल्डर नहीं बने होते। तो रिवाइज करने का मतलब, या ये शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब, या माइंड मैप बनाने का मतलब ये होता है कि दिमाग में आपको चीजें लेयर वाइज अरेंज करनी है, फोल्डर वाइज अरेंज करनी है। इसके लिए ये जो सीरीज है आपके लिए चलाई जा रही है। अगले लेक्चर में फिर से मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, शबा खैर, टेक केयर, गुड नाइट। मैं तनुज बंसल आपका धन्यवाद करता हूं। बाय बाय।